Hello dear students, welcome to all of you again in our online educational platform Safalta Digital. Yes dear students, welcome to all of you again. Yes dear students, we were reading about solids, types of solids. हम solids के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे. ठोस कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे थे. तो डियर स्टूडेंट्स, ठोसों को 4 भागों में बांटा गया है. किस आधार पर? इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पर. अंतराण्विक आकर्षण बल. हिंदी मीडियम के स्टूडेंट साथ के साथ लिख सकते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल. हिंदी मीडियम के स्टूडेंट साथ के साथ लिखेंगे आकर्षण बल के आधार पर ठोस 4 प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के प्यारे बच्चों? 4 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड आयनिक सॉलिड, थर्ड मेटालिक सॉलिड एंड फोर्थ कोवेलेंट सॉलिड. ठीक है. मॉलिक्यूलर यानी कि आणविक ठोस. हिंदी मीडियम के स्टूडेंट साथ के साथ लिखेंगे हिंदी आणविक ठोस. सेकंड आयनिक ठोस. धात्विक ठोस. और फोर्थ है कोवेलेंट का मतलब सहसंयोजक ठोस. इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को ताकि तुम्हें अच्छे तरीके से याद हो जाए. हम आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले पढ़ेंगे हम मॉलिक्यूलर सॉलिड. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. मॉलिक्यूलर सॉलिड प्यारे बच्चों 3 प्रकार का होता है. नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड. इसके बारे में विस्तार से हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. मैं यहाँ पर केवल आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा. नॉन पोलर यानी कि अध्रुवीय आणविक ठोस. कौन सा? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स दोबारा रिपीट कर सकते हैं, इसको दोबारा लिख लेंगे इसको. दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस. थर्ड है हाइड्रोजन बंधित ठोस. हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पॉज कर लिख सकते हैं इसको. अब इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब होता है बनाने वाले अवयवी कण कौन क्या हैं. ठीक है. इनके बनाने वाले जो अवयवी कण हैं यानी कि ये किससे मिलकर बने होते हैं. हम ये जो पढ़ने वाले हैं अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, ये किससे बनते हैं, किससे मिलकर बनते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों. ओके. तो देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर ठोस यानी कि अध्रुवीय आणविक ठोस तो मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है. मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है अणु. यानी कि हम कह सकते हैं अणुओं से मिलकर बना होता है. कौन? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है. ठीक है. आगे देखेंगे इनके मध्य जो बॉन्डिंग होती है यानी कि कौन सा बंध इनके अंदर पाया जाता है. इसके अंदर पाया जाता है डिस्पर्शन फोर्स या लंदन बल जिसे हम कहते हैं. कौन सा बल? लंदन बल. याद रखना है अच्छे तरीके से. इसकी जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है इनकी जो नेचर होती है यानी कि भौतिक रूप से भौतिक नेचर इनकी होती है सॉफ्ट, यानी कि ये कोमल होते हैं. क्या होते हैं? ये कोमल होते हैं. आप इस तरीके से विशेषताएं लिख सकते हैं. नंबर 1 विशेषता लिख दी आपने इस तरीके से कि भाई अध्रुवीय
आणविक ठोस अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना, ये लिख सकते हैं आप नंबर 2। नंबर 2 लिख सकते हैं, इनके अणुओं के मध्य में लंदन बल पाया जाता है, लंदन बल होता है। ठीक है, इस तरीके से थर्ड लिख सकते हैं, इन ठोसों की, यानी कि इन ठोसों की भौतिक प्रकृति, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिख सकते हैं, भौतिक प्रकृति कोमल होती है, यानी कि ये कोमल होते हैं, हम यूँ कह सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप काफ़ी सारा अपने शब्दों में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, ये नॉन कंडक्टर होते हैं प्यारे बच्चों। नॉन कंडक्टर का मतलब विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि इनसे होकर विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, करंट नहीं आता है इसमें। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलन बिंदु, यानी कि इनको गर्म करें, ये ऐसे ठोस हैं जिनको गर्म करें तो बहुत जल्दी ये पिघल जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है, बहुत कम होता है। इनका एग्जाम्पल हम पढ़ें तो नाइट्रोजन है, N2 गैस है, F2 गैस, ओके, CO2 है, CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, ये है आर्गन। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये अध्रुवीय आयनिक ठोसों के बारे में हमने पढ़ा। आप अपने शब्दों में इनकी विशेषता, जैसे मैंने अभी टॉपिक वाइज बताए थे लिखकर आपको, इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से और आसानी से लिख सकते हैं। घबराने की और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैंने यहाँ पर ऐसे डब्बे डब्बे बना दिए। आप चाहें तो जैसे ये डब्बे हैं तो इसको नंबर 1 पॉइंट बना सकते हैं, इसको नंबर 2 पॉइंट बना सकते हैं, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4, एक के नीचे अलग अलग लाइन में आप लिख सकते हैं, इसको 5 नंबर, इसको 6 नंबर। इस तरीके से आप अपने शब्दों में इन्हें एक एक लाइन में इनकी विशेषता लिख सकते हैं, जैसे मैंने ये बता दिए। मैंने इसलिए बताया है यहाँ पर क्योंकि मैं आपको साथ के साथ अंतर बताता चलूँगा। जैसे यहाँ पर ये नॉन पोलर सॉलिड पढ़ा अभी, अब हम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ेंगे। तो देखिए इनके कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स भी मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, ये भी अणुओं से ही मिलकर बने हुए होते हैं बच्चों। इनके मध्य जो बल होता है, ये देखो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव आकर्षण। हालांकि ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको पढ़ाना चाहता हूँ दोबारा, क्योंकि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर अस। इसकी फिजिकल नेचर भी सॉफ्ट होती है, ये नॉन कंडक्टर होते हैं, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। एग्जाम्पल HCl SO2। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर, यानी कि इनके मध्य में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इनका जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं इस तरह के ठोसों के, वह भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इनके मध्य में इनके जो अणु हैं, इनके मध्य में कौन सा बंध पाया जाता है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। स्ट्रॉन्ग होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं ये भी, ओके, लो होते हैं ये, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। और एग्जाम्पल है इसका H2O। तो इस तरीके से हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ा। अब हम आगे आयनिक सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, नंबर 1 मॉलिक्यूलर सॉलिड, नंबर 2 आयनिक सॉलिड। ओके, तो अब वही टेबल हुआ का वही है। पहले पढ़ेंगे कंस्टिट्यूट पार्टिकल, फिर उनके मध्य में बॉन्डिंग कौन सी होती है, बल कौन सा पाया जाता है उनके अणुओं के मध्य में, फिजिकल नेचर पढ़ेंगे उसकी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पढ़ेंगे उनकी, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है ये कौन से ठोस है, आयनिक ठोस।
हिंदी मीडियम के स्टूडेंट विशेष ध्यान देंगे, साथ के साथ लिख सकते हैं आयनिक ठोस। तो जब ये आयनिक ठोस है तो इनको बनाने वाले कौन होंगे बच्चों? आयन ही होंगे। ठीक है, धनायन और ऋणायन से मिलकर ये बने हुए होते हैं। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से मिलकर ये बने हुए होते हैं। ओके, इन आयनों के मध्य में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है, स्थिर वैद्युत बल। कौन सा आकर्षण बल पाया जाता है? स्थिर वैद्युत बल। ये क्यों होता है? देखिए, ये इस तरीके से बने होते हैं, ये प्लस, ये माइनस, ये इस ठोस की व्यवस्था है। आयनिक ठोसों की जो क्रिस्टलीय व्यवस्था होती है ये इस तरीके से होती है। प्लस और माइनस अल्टरनेट क्रम में होते हैं बच्चों। मैं समझता हूं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझने में आ रहा होगा। ये देखिए, स्थिर वैद्युत बल जितना प्लस है +1, यदि एक प्लस है तो +1 है, एक माइनस है तो एक माइनस है। ठीक है, इस तरीके से फिक्स चार्ज होते हैं और ये आयन स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनके आयन, इनके ये जो आयन्स है ना, ये रहा एक आयन, ये रहा एक आयन, ये रहा एक आयन, ये रहा एक आयन, ये रहा। जब ये दो आयन पास पास आ जाते हैं, एक प्लस आयन और एक माइनस आयन, जब ये पास पास आते हैं तो हम जानते हैं, आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि विपरीत आयन, ये विपरीत आयन है, एक प्लस आयन है और एक माइनस आयन है। विपरीत आयन जब एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके मध्य में आकर्षण बल लगता है बच्चों। और जब समान आयन एक दूसरे के पास आते हैं, देखिए ये प्लस है और ये भी प्लस है, जब ये दोनों पास आएंगे तो इनमें क्या होगा? ये पास नहीं आएंगे, ये उल्टे इनमें विपरीत बल लगेगा। जैसे आपने चुंबक को कभी देखा होगा, चुंबक के एक ही ध्रुव कुछ हिस्सा पास लाते हैं, किसी साइड से तो चिपक जाती है एक दूसरे से, और किसी साइड से जब उन्हें पास पास लाते हैं तो वो चिपकते नहीं है, दूर दूर भगती है। ऐसे के ऐसे ही इन आयनों में भी होता है। जब समान आयन, वो प्लस आयन हो या माइनस आयन हो, समान आयन जब पास पास आते हैं तो उनके बीच में कौन सा विपरीत बल लगता है? रेप्लिकेशन होता है, एक दूसरे को रेप्लिकेट करते हैं ये। ठीक है, एक दूसरे का प्रतिरोध करते हैं, तो ये जुड़ते नहीं है बच्चों, ये उल्टा दूर भागते हैं एक दूसरे से। लेकिन जुड़ेंगे कब? जब इस तरह की स्थिति होगी, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो सारे के सारे जितने भी आयन होते हैं इसमें, वो सारे क्या होता है? देखिए अब कैसे क्रिस्टल बनेगा। जैसे एक प्लस ये है, एक माइनस, एक प्लस ये, देखो अभी मैं दूर दूर बना रहा हूं। ठीक है, लेकिन जब ये पास पास आ जाते हैं तो कैसा हो जाएगा? ये इसके पास आया, ये इसके पास आया, ये भी इसके पास आया, ये भी इसके पास आया, तो देखो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, ये दोनों विपरीत आयन, ये दोनों विपरीत आयन, देखो ये भी विपरीत आयन है और ये भी विपरीत आयन है। ठीक है, ये प्लस थे यहाँ पर, ये माइनस है। तो विपरीत आयन एक दूसरे के पास आकर एक बहुत बड़ा क्रिस्टल इस तरीके से बना लेते हैं और इस तरीके से उनके मध्य में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। इनकी जो फिजिकल नेचर होती है वो हार्ड, कठोर, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिख लेंगे कठोर, और भंगुर, ब्रिटल। भंगुर होती है प्यारे बच्चों, कैसी होती है? भंगुर। अब हम ये कठोर और भंगुर कैसे होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए ये क्रिस्टल आपके सामने है, ये रहा क्रिस्टल। ठीक है, अब देखो आप ये जो आकर्षण बल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही
प्रबल बल होता है। ये कैसा होता है? ये स्ट्रोंग होता है। और स्ट्रोंग होने के कारण देखिए इनके बीच का ये जो फोर्स है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है प्यारे बच्चों। सब तरफ से स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, देखो ऊपर नीचे भी लग रहा है, ये यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पर स्ट्रोंग बल काम कर रहा है। इधर देखिए ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस, जहाँ ये कर्सर की तरफ देखिए आप ध्यान से, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो चारों तरफ से ये स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से जुड़े हुए होते हैं। इस तरीके से इनके बीच में बहुत प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। तो इनके जो ये आयन है एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े हुए होते हैं, जिसे आसानी से ये टूटते नहीं है। ठीक है, इस कारण ये कैसा होता है? हार्ड यानी कठोर होता है। अब एक चीज आई है ब्रिटल, तो बात समझ में आई भाई हार्ड क्यों होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन है, इन आयन को मजबूती से जकड़े रहता है, पकड़े रहता है। इस कारण पूरा का पूरा जो क्रिस्टल है वह कठोर हो जाता है, आसानी से वह बल टूटता नहीं है। वह एक दूसरे को आने जाने, वो एक दूसरे को फ्री नहीं करता है, बल आयन को जकड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। इसलिए आयनिक सॉलिड कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, बट ये भंगुर भी होते हैं। कैसे होते हैं? भंगुर। अब भंगुर कैसे होते हैं? देखिए बल लगाने पर ये चटक जाते हैं। बल लगाया, इन पर थोड़ी सी हथौड़े की मारी, ठीक है, या हमने हाथ की जोर से मारी इस पर थोड़ा सा, आई बात समझ में, या किसी भी ये ऊपर से नीचे गिर गए तो ये टूट जाते हैं। ठीक है, इनकी बीच में से परत अलग हो जाती है, ये भंगुर प्रकृति से टूट जाते हैं, चटक जाते हैं। देखिए कैसे चटकेंगे, जैसे ये इस व्यवस्था को देखिए आप, ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। देखो बल लगा, ये एक आयनिक क्रिस्टल है। अब इसमें बल लगाया तो या तो इस परत पर बल लगेगा वो, या इस परत पर बल लगेगा, किसी भी परत पर तो बल लगेगा ना। ठीक है, तो जैसे इस परत पर बल लगता है अब यहां पर, तो अब क्या होगा? इस तरह की व्यवस्था हो जाएगी। देखिए आप इसमें बल लगने से देखिए अब ध्यान से, ये परत पर बल लग रहा है, ऊपर से फोर्स लग रहा है। ठीक है, हथौड़े की मारी या नीचे गिरा तो ये परत अब क्या होगी? या नीचे आ जाएगी। ये पूरा का पूरा जो प्लस से ही, ये प्लस वाला था ऊपर, इस जगह पर प्लस का था, तो ये प्लस कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। और सेम अब ये माइनस, ये नीचे चला जाएगा इस जगह पर, तो ये पूरी परत नीचे खिसक गई। ठीक है, ये पूरी परत नीचे खिसक गई है। ये माइनस इस माइनस के सामने आ गया, ये प्लस इसके सामने आ जाएगा, और बाकी की व्यवस्था ये ऐसी की ऐसी रहेगी। तो देखो ये पूरा जो इधर की परत थी, ये परत नीचे खिसक गई यहां पर, ये रही। ठीक है, अब आपको क्या दिखता है? अब हमें ये दिखता है कि समान आयन एक दूसरे के सामने आ गए। देखो ये प्लस के सामने ये प्लस आ गया, माइनस के सामने माइनस आ गया, ये फिर प्लस के सामने प्लस आ गया। ठीक है, तो इस जगह से यहां से, जहां से समान आयन एक दूसरे के पास आ रहे हैं, उसी साइड से क्या चालू हो जाएगा? प्रतिकर्षण बल लग जाएगा। हमने पहले पढ़ा है, पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है हमने, कि समान आयनों के मध्य में प्रतिकर्षण होता है। समान आयनों के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये यहां से परत इधर खिसक जाएगी। ठीक है, कहां खिसक जाएगी? इधर खिसक जाएगी। तो व्यवस्था कैसी हो जाएगी?
ऐसी हो जाएगी। ये दूर खिसक गया, देखो यहां से ये। ठीक है, ये गैप आ गया, इतना टूट गया। इस तरीके से टूटता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस प्रतिकर्षण के जो प्रतिकर्षण बल आ जाता है, ये समान आवेशों के मध्य में बल लगाने पर आयन की परत ऊपर नीचे खिसक जाती है, और जैसे ही वह ऊपर नीचे खिसकी तो उसमें समान आयन एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और जहां से समान आयन पास आ जाते हैं वहीं से प्रतिकर्षण हो जाता है, और वो वहां से टूट जाता है, बिखर जाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं कौन सी स्टेट में? मोल्टन स्टेट में। ये इंसुलेटर होते हैं, यानी कि कुचालक होते हैं। इसे मिटा देता हूं, आगे पढ़ेंगे। यस, सॉलिड स्टेट में आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक ठोस अवस्था में कौन? ये आयनिक ठोस पढ़ रहे हैं हम। आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। आयनिक ठोस आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। ओके, लेकिन मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट का मतलब होता है गलित अवस्था, जल में घुले हुए हों, ये विलयन रूप में बना दिया, जल में घोल दिया, इनको गल गए। ठीक है, गलित अवस्था में क्या होते हैं? ये सुचालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ठीक है, अब इसका रीजन पढ़ेंगे कि वाई आयनिक ठोसेस आर इंसुलेटर, ठीक है, इन सॉलिड स्टेट, बट दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। ठीक है, देखिए आप, ये क्रिस्टल की व्यवस्था होती है आयनिक ठोस की, प्लस माइनस, ये ठोस अवस्था है। बच्चों पहले हमने पढ़ा था कि आयनों, जब उसमें उपस्थित आयन मुक्त रूप से घूमते हैं, किसी भी ठोस में जब आयन मुक्त रूप से घूमते हैं, स्वतंत्र फ्री मूव होता है, फ्री मूवमेंट। जब किसी भी क्रिस्टल में आयंस का, इलेक्ट्रॉन्स का फ्री मूवमेंट होता है, फ्री मूवमेंट होने के कारण ही वह सॉलिड या क्रिस्टल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, विद्युत का चालन करेगा। और यदि आयनों का फ्री मूवमेंट नहीं होता है, मुक्त भ्रमण नहीं होता है, तो वह किसी भी सूरत में कंडक्टिविटी नहीं दर्शाएगा। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं कि जो आयंस हैं, आयनिक ठोसों के जो आयंस है, यदि वह फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, फ्री घूम सकते हैं इधर से उधर पूरे क्रिस्टल में, तो ही वह विद्युत का चालन करेंगे। और यदि वह फ्री नहीं घूम सकते हैं तो किसी भी सूरत में आयनिक ठोस विद्युत का चालन नहीं करेंगे। ठीक है, वह इंसुलेटर होंगे। ठोस अवस्था में आयंस आर अनेबल टू मूव फ्री। इन द सॉलिड स्टेट आयंस आर अनेबल टू मूव फ्री इन द होल क्रिस्टल, दैट्स व्हाई दे आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ठीक है, they are unable to pass current. Okay, but in aqueous solution, ionic solids
द पार्टिकल्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स मीन्स आयन गेट डिजोल्व इन द वाटर, सो दे बिकम फ्री, वो फ्री हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे कैरी करंट। ठीक है, अब मैं ये ठोस अवस्था का क्रिस्टल है। अब देखो ठोस अवस्था में आयन कितनी मजबूती से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ये हमने यहां पर पढ़ा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बोर्ड में, निट में और कंपटीशंस एग्जाम्स में इसको बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता है बच्चों, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक केयरफुली वॉच करिए, लिसन करिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के साथ और फुल डेडिकेशन। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि इसमें डेडिकेशन और अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप दूसरी बार इसको वॉच कर सकते हैं, अपने नोट्स बनाइए, डेडिकेशन रखिए, तब कहीं जाकर ये चीजें आपको समझने वाली है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इनके आयन एक दूसरे के बहुत पास होते हैं और एक बहुत मजबूत क्रिस्टल बन जाता है कि उसके जो आयन है ना, वो आयन फ्री नहीं घूम सकते हैं, बंधे हुए होते हैं कठोर, और फ्री नहीं घूम सकते, इसलिए करंट को प्रवाहित नहीं करेंगे, इसलिए ये कुचालक है। लेकिन अब गलित अवस्था में पढ़ेंगे, ये देखो इसको हमने गलित अवस्था में बना दिया, यानी कि पानी में डिजोल्व कर दिया हमने। अब इसको तो पानी में डिजोल्व कर दिया, तो जैसे ही पानी में डिजोल्व करते हैं ये आयन एक दूसरे से रिलीज हो जाते हैं। ये प्लस यहाँ आ जाता है, ये माइनस यहाँ आ गया, प्लस यहाँ आ गया, मतलब अनसिक्वेंसली, कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है अब आयंस का, फ्री हो गए। यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस हो सकता है, यहाँ प्लस हो सकता है, यहाँ फिर माइनस हो सकता है, यहाँ प्लस हो सकता है, यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। तो पानी में जैसे ही हमने आयनिक ठोस को घोला, वह उसमें डिजोल्व हो गया और उसके आयन जो है वह अनियमित रूप से, ठीक है, अनियमित रूप से उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए, आयन घुल गए, अनियमित तरीके से उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब जब अनियमित तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गए, उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वह खत्म हो गया। सारे के सारे आयंस जो ये अब एबल हैं फ्री घूमने के लिए, है ना। नाउ आयंस आर एबल टू मूव फ्री, मुक्त रूप से घूमने के लिए ये आयन स्वतंत्र है। नाउ दे आर एबल टू कैरी करंट, अब ये करंट को प्रवाहित करते हैं। दैट्स व्हाई इन द एक्वस सॉल्यूशन, molten state, ionic solids are conductor of electricity। ठीक है, इसी कारण आयनिक सॉलिड गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आयन गलित अवस्था में अनियमित रूप से विलयन में भ्रमण करने लग जाते हैं और वह करंट को कैरी करने लग जाते हैं। इसी कारण आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। मोल्टन स्टेट में दे आर इलेक्ट्रिक कंडक्ट इन मोल्टन स्टेट। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, हाई क्यों? यहां से देखिए, इसको इससे रिलेट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आसानी से ये मतलब उसको मेल्ट नहीं किया जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। और ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई हो गया। ओके, एग्जाम्पल पढ़ेंगे इनका। NaCl, जो साधारण नमक जो हम खाते हैं, MgO, CaF2, ZnS। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स। तो बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से ये टॉपिक मैंने समझाया, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नहीं आया हो एक बार में तो आप दोबारा वॉच कर सकते हैं। एक एक चीज़ आपको क्लियर करके बताई गई है। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को इजी में समझ में आए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं इनके।
क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखेंगे अभी इनकी कि किस तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है आयनिक सॉलिड का। ठीक है, देखिए इधर आयनिक सॉलिड, ये NaCl की व्यवस्था बता रखी है प्यारे बच्चों। ये देखिए ये ब्लू कलर में है, ये Cl है, और जो ब्लैक कलर में है वह सोडियम है। तो ऊपर ऊपर की व्यवस्था देखिए आप, इस तरीके से ये क्रिस्टल, इसमें देख सकते हैं इधर वाले फिगर में ये Cl, ठीक है, ये Cl, ये सोडियम, ये Cl जो यहाँ पर है इस तरीके से। ये तो इधर वाली ये है, ये आपको समझाने के लिए आयन दूर दूर रखकर बताए गए हैं, लेकिन वास्तव में क्रिस्टल की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इतने पास पास होते हैं क्रिस्टल में आयन, इतने पास पास होते हैं, ऐसा यहाँ पर बता रखा है आपको। और ये जो डायग्राम है इधर वाला, ये इनको थोड़ा आपको इस तरीके का चित्र बनाया गया है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ताकि आपको इनकी जमावट जो है आयनों की वो समझ में आए। तो देख सकते हैं आप पूरे क्रिस्टल में, यहाँ Cl है, यहाँ सोडियम आ गया वापस, ये Cl आ गया। ये देखिए इस वाले में देखिए आप कर्सर में इधर स्क्रीन पर, तो इसको ज़्यादा जूम कर कर बताया गया है कि आपको इस तरीके से समझ में आ जाए। और एक और डायग्राम यहाँ पर है, इसमें भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये आयनिक सॉलिड की क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसी को ये देखो, ये यहाँ पर ये Cl ये रहा, ये Cl ये रहा बीच में यहाँ पर ये, ठीक है। ये वाला Cl कहाँ पर है, इधर है, यही Cl यहाँ पर उठा कर लेकर गए हैं यहाँ पर। और ये Cl ये रहा, ठीक है, ये वाला Cl ये है, और ये वाला Cl ये रहा, और ये वाला Cl ये रहा, ओके, ये Cl ये रहा, और ये वाला ये रहा। ये बीच वाला देखिए, ये बीच वाला ये यहाँ पर। तो सारी व्यवस्था वही है, बस आपको समझाने के लिए इस तरह की क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाई गई है। ओके, आगे पढ़ते हैं। ये देखिए आप, ये जो वीडियो चल रहा है आपके सामने, ये सोडियम आयन है और ये क्लोरीन आयन है। जैसे ही दोनों पास आए और ये अपना ऑक्टेल अष्टक पूरा कर लेते हैं, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे ये अष्टक क्या होता है इसके बारे में, और ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे को आकर्षण बल से बंध जाते हैं ये, ठीक है। जैसे ही पास आए, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान जैसे ही कर लेते हैं, इनका ऑक्टेल पूरा हो जाता है और इनके बीच में जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो डेवलप हो जाता है और दोनों के बीच इस तरीके से अब ये रह जाते हैं, बन जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम मेटेलिक सॉलिड। यस डियर स्टूडेंट्स, मेटेलिक सॉलिड के बारे में हम पढ़ेंगे। धात्विक ठोस, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट साथ के साथ लिखते चलेंगे। धात्विक ठोस, तो इनके कंस्टिट्यूट जो पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव आयन इन ए सी ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के समुद्र में पॉजिटिव आयन है ऐसे, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉनों का कोई समुद्र हो और उसमें पॉजिटिव आयन घुसे हुए हों, रखे हुए हों, ऐसा कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स यानी कि धनायन से बने होते हैं। धनायन किसमें, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में, ओके। इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो धात्विक बंध पाया जाता है, ओके। कौन सा, धात्विक बंध। अब आप तुम्हें ऐसे कैसे टॉपिक वाइज, जैसे मैंने पहले बताया था, ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। जैसे नंबर 1 टॉपिक के धात्विक
ठोस के अवयवी कण, धात्विक ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं? विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन होते हैं। ऐसे नंबर 2 पॉइंट क्या लिख सकते हो? इनके अणुओं के मध्य में इनके अणुओं के मध्य धात्विक बंध पाया जाता है। ओके। नंबर 3, इस तरीके से ये हार्ड होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ठीक है, यानी कि इनका मतलब क्या हो गया? कठोर। ये कठोर होते हैं, मेलेबल लचीले होते हैं, डक्टाइल सॉफ्ट होते हैं, कोमल। ठीक है, इनके तार बनाए जा सकते हैं मेटेलिक सॉलिड के, लचीले होते हैं, मेलेबल होते हैं, खींचा जा सकता है इनको, ऐसे तार बनाया जा सकता है इनका। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, हार्ड होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। अगला पॉइंट, कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज मोल्टन स्टेट, यानी कि ये ठोस अवस्था में भी विद्युत का चालन करते हैं और गलित अवस्था में भी विद्युत का चालन करते हैं। मेटेलिक सॉलिड्स आर कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट एंड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। ओके, गलित अवस्था में भी विद्युत का चालन करते हैं और ठोस अवस्था में भी विद्युत का चालन करते हैं। कौन? धात्विक ठोस। जबकि आयनिक ठोस नहीं कर रहे थे। आयनिक ठोस ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक थे, वो इंसुलेटर थे। कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। और वह कंडक्टर कौन सी स्टेट में थे? आयनिक सॉलिड मोल्टन स्टेट में। और ये मोल्टन स्टेट में भी कंडक्टर है और ये सॉलिड स्टेट में भी कंडक्टर है। कौन? मेटेलिक सॉलिड। ओके, इनका मेल्टिंग पॉइंट फेयरली हाई होता है, आंशिक रूप से हाई होता है। ठीक, एग्जाम्पल फेरस, कॉपर, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। एग्जाम्पल फेरस, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम। ये इस तरीके से ये मेटेलिक सॉलिड है। मेटेलिक सॉलिड देख सकते हो आप डायग्राम में, ये नीचे आपके सामने स्क्रीन पर डायग्राम आया है। ये प्लस 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 प्लस। अब ये जो नीचे है ये माइनस तो लिख रहा है, लेकिन ये माइनस आयन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ये आयन नहीं है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन है। और इसी को ही विस्थानीकृत डीलोकेलाइज्ड स्थायी कर लो, इसी को ही हम क्या कह रहे थे? डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये और पॉजिटिव पॉजिटिव है सब में। धात्विक हमेशा, धात्विक आयन हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव आयन है। और ये इलेक्ट्रॉन का समुद्र देख सकते हैं आप अच्छी तरीके से। ये देखिए एक और फिगर आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं और उनके साथ के साथ उसके अंदर कौन डूबे हुए हैं? ये धनायन डूबे हुए हैं, पॉजिटिव आयन डूबे हुए हैं। ये धात्विक आयन है। ये कौन से आयन है? ये धात्विक आयन। ठीक है, कौन से आयन होते हैं ये सारे? ये धात्विक आयन होते हैं। बात समझ में आई? इस कारण ये इसमें चलने में सक्षम होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धात्विक आयन इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं और ये धनायन भी चलते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन चलते हैं इसमें। तो ये
मतलब बहुत फास्ट कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसी कारण से। ठीक है, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कोवेलेंट सॉलिड। कौन सा टॉपिक? कोवेलेंट सॉलिड पढ़ेंगे, सहसंयोजक ठोस। ठीक है, हमने 3 प्रकार के सॉलिड पढ़ लिए हैं। आयनिक सॉलिड पढ़ लिए, आणविक सॉलिड पढ़ लिए और धात्विक सॉलिड पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कोवेलेंट सॉलिड यानी कि सहसंयोजक सॉलिड। अब इनके कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वह एटम होते हैं, यानी कि परमाणु होते हैं बच्चों। सब में देखिए हमने, सबने पढ़ा 3 तरह के में कौन थे? अणु थे, सॉरी आयन, आणविक आयन थे, अणु थे उसमें। ओके, इसके मध्य में, इसके परमाणु के मध्य में कौन सा बंध पाया जाता है? कोवेलेंट बंध पाया जाता है, यानी कि सहसंयोजक बंध पाया जाता है। इनकी फिजिकल नेचर कुछ में हार्ड होती है और एक एक्सेप्शन है अपवाद। कार्बन यानी कि ग्रेफाइट एक ऐसा सहसंयोजक यौगिक है जो सॉफ्ट होता है, यही एक अपवाद है जो सॉफ्ट होता है। ठीक है, अब ये जो हार्ड होते हैं ना, हार्ड वाले जो सहसंयोजक यौगिक हैं, ये तो इंसुलेटर होते हैं, यानी कि कुचालक होते हैं ये तो विद्युत के। और ये जो ग्रेफाइट है यह सुचालक होता है। बात समझ में आ रही? ये एक अपवाद है, केवल यही एक ऐसा यौगिक है सहसंयोजक सॉलिड में जो कठोर होता है और विद्युत का चालक करता है, यानी कि सुचालक होता है। ये जो ठोस हैं, ठीक है, इसका बहुत ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, कुचालक होते हैं। इस कारण ये जो ठोस हैं, इसी कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, गलनांक बिंदु बहुत ज़्यादा होता है। इसका जो उदाहरण है वह SiO2, SiC और कार्बन। कार्बन कौन सा? ये डायमंड। डायमंड कार्बन का शुद्ध रूप होता है और बहुत कठोर होता है। ठीक है, इनके जो इसका भी हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल पढ़ ही लिया, कार्बन जो सॉफ्ट होता है, ग्रेफाइट होता है। ये स्ट्रक्चर है, ये हीरे की स्ट्रक्चर है और ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये हीरा कठोर क्यों हो, हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है? ये सारे जो ये हैं ये इंसुलेटर होते हैं, क्यों होता है? और ये जो विद्युत का सुचालक क्यों होता है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है? हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है? इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक हैव अ गुड डे। आप अच्छी तरीके से इनको याद करिए, लिखिए, आपके नोट्स बनाइए, समझ कर पढ़िए। आप इनको बार बार वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में मिलेंगे। हैव अ गुड डे।